आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आज 8 अक्टूबर 2018 है। आज से 13 साल कबल आज के दिन पाकिस्तानियों पर एक क़यामत बपा हुई थी। बालाकोट, आज़ाद कश्मीर, हज़ारा डिवीज़न और दीगर इलाकों में पाकिस्तान में शदीद ज़लज़ला आया था, जिसके बाद तकरीबन 87,000 लोग शहीद हो गए थे, 75,000 के करीब ज़ख्मी हो गए थे, 28 लाख लोग इस सानहे में बेघर हुए थे। उस वक्त की हुकूमत की जानिब से अवाम को खासा रिलीफ दिया गया, लेकिन अभी भी इस ज़लज़ले की परछाइयाँ पाकिस्तान के शहरियों पर जारी हैं और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत से काम रिहेबिलिटेशन के अधूरे हैं। आज के दिन जहाँ वो लोग जो इस सारे वाक़े में शहीद हो गए थे, जो मुतासिर हुए थे, उनके साथ टीम 92 टीम बाखबर सुबह यहाँ इजहार यकजहती करती है। वहाँ हुकूमत वक्त से मुतालिबा भी करती है कि इन लोगों को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार इकराम होती साहब। होती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तज्ज़ियाकार सोहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले इंतहाई अहम मामला और सीरीज़ की सूरत में हमने अपने प्रोग्राम में इस मामले को उठाया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के अंदर जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, तबाही के दहाने पर, बल्कि एक तरह से इदारा भट्टी साहब ये तबाह हो चुका है, लेकिन अब क्या चल रहा है? प्रोक्योरमेंट पे पाबंदी आयद कर दी गई थी, उसके बाद कोई फैसला आया? फैसला तो यकीनी तौर पर आना चाहिए था कि वो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो आवाम को सस्ती अशिया फराहम करने के लिए कायम किया गया था और गुज़श्ता 5 सालों के दौरान यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन होती साहब मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में बदतरीन माली बहरान से दोचार हुआ एक ख़ास मनसूबे के तहत, जिसकी वाज़ेह मिसाल मौजूद है कि वो कॉरपोरेशन जो मुनाफा बख्श तरीके से चल सकती थी, जिसकी चेन को आप मज़ीद 5,500 स्टोर से बढ़ाकर आप 10,000 स्टोर्स कर सकते थे, जो आपको रेवेन्यू के अंदर भी बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन कर सकती थी, वहाँ पर आपने 5 सालों के दौरान एक भी टर्म के लिए मुस्तकिल एमडी अपॉइंट नहीं किया। 5 सालों के दौरान 12 एमडीज़ को तब्दील किया गया और जितने एमडीज़ अपॉइंट किए गए, ब्यूरोक्रेट्स, फाज फाज साहब के बैचमेट, उनके करीबी दोस्त, इंतहाई काबिल एतमाद लोगों को वहाँ पर अपॉइंट किया गया और उसके साथ साथ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये बहुत दीगर अहम होते वहाँ पर भी फाज साहब के मंजूर नज़र लोगों को खिलाफ ज़ाब्ता अपॉइंट किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि जो मुनाफे में चल रहे हैं वो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जिसकी माहाना सेल 80 अरब रुपए तक पहुँच चुकी थी, अब इसको किसी न किसी तरीके के साथ इस पोजीशन पे ले आएँ, इसको अवाम भी कहे और बाकी अपोजिशन जमातें भी कहें जी ठीक है इसको बंद कर देना चाहिए। इस हकीकत के बावजूद के 5 सालों के दौरान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के जरिए जो 3-4 अशिया की सस्ते दाम फराहमी के ऊपर 10 अरब रुपए की सब्सिडी दी, तो दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने मार्केट प्रैक्टिस के मुताबिक जो कारोबार किया उसके ऊपर उन्होंने 20 अरब रुपए का टैक्स जमा करवाया। इसका मतलब ये है कि जो हमें कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन खसारे में है, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन तो जितनी अपने बिजनेस को फरोग देगा वो टैक्स कलेक्शन के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, तो उसको भी इस चीज़ को मलहूज़े खातिर नहीं रखा जा रहा। सिर्फ एक बार किया जाता है कि वो खसारे से दोचार है, इसको बंद करना है, इसको बंद करना है। उससे ज़्यादा खराबी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो हमें एक उम्मीद थी कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा किया जाएगा, क्योंकि इसको मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है। हम देखते हैं गुज़श्ता 5-10 सालों के दौरान फूड सप्लाई चेन के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं, उन्होंने अपने स्टोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा किया है और सब प्रॉफिट में चल रही है, तो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन क्यों नहीं चल सकता? करप्शन एक एलिमेंट ज़रूर है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। आपकी प्रोक्योरमेंट के अंदर मसाइल है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। तंत्रिक इंसाफ की गवर्नमेंट ने इस एक टास्क फोर्स बनाई है और कहा जा रहा है कि हम जो कारोबार के मौके हैं उनको बढ़ाएंगे और कारोबार करने में आसानियाँ फराहम करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं टैक्स रिफंड आप करते नहीं हैं। जो कारोबारी तबका है आप तो उसको ऑक्सीजन ही बंद करने जा रहे हैं, टैक्स रिफंड आप उनको नहीं करते। जो अशिया वो सरकारी इदारों को यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को फरोख्त कर चुके हैं, उनकी पेमेंट आप करने को तैयार नहीं है। तो ये ना सिर्फ यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन बल्कि मुख्तलिफ सनतों के अंदर बदतरीन माली बहरान आने जा रहा है, जिससे गरीब आवाम का चूल्हा बुझेगा। अच्छा भट्टी साहब, गरीब आवाम का चूल्हा तो बुझ रहा है, लेकिन वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या कहना है? अनवर वकार चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं आप यूटिलिटी स्टोर्स वर्कर्स यूनियन के। चौधरी साहब ये बताइएगा, ये यूटिलिटी स्टोर्स क्यों नहीं चल सकता? हुकूमत का तो मौक़िफ़ है ये खसारे में है, आप लोगों का मौक़िफ़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनवर वकार चौधरी, सेक्रेटरी जनरल CBA यूनियन ऑल पाकिस्तान वर्कर यूनियन, आपके साथ मुखातब हूँ।
मोहतरम जनाब, बात ये है कि ये यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान 71 से जो है ये बना हुआ है, और उस वक्त से लेके ये आज तक आवाम को जो है ना सस्ते दामों चीजें फराहम कर रहा है। और 2014 से लेके आज तक हमारा अदारा जो है वो लॉस में चलता रहा, सिर्फ और सिर्फ ये बोर्ड की गलत पॉलिसी की वजह से। और ये जो हमारे उन्होंने 5 लाख पे बंदे भर्ती किए, CFO हमारा भर्ती किया, जिन्होंने आकर यानी कि इसको ठीक करने की बजाय इसको उन्होंने बिल्कुल जो है ना वो लॉस में ले गए। ठीक है जी। तो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन हर साल ये अरब रुपया टैक्स देती है गवर्नमेंट को। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट से 1 रुपया भी सैलरी नहीं लेता है। हम खुद कमाते हैं और खुद अपनी। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी है कि इस वक्त यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का गुज़श्ता 2 हफ्तों से कोई MD नहीं है, तो किस तरीके के साथ इसके अमूर चलाए जा रहे हैं? माजी के अंदर भी कभी मार्केट से रेलेवेंट सेक्टर का 3 साल के लिए मुस्तकिल MD अपॉइंट नहीं किया गया, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ आपने पहले उनके खिलाफ एक एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया कि अगर 22 अक्टूबर तक आपके मुतालबात मंजूर ना हुए तो आप धरना देंगे इस्लामाबाद में। क्या ये धरने की कॉल अटल है? और क्या इस दौरान वजारत सनअत और पैदावार की जानिब से आपके साथ कोई मुज़ाकरात किए गए हैं? क्या इसको जो प्रोक्योरमेंट के ऊपर पाबंदी आयद की गई थी वो उठाने का कोई आपको इंदिया दिया गया या नहीं? सर अभी तक जो है ना, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो आए हैं वो बेसिकली बिजनेसमैन है, वो खुद इनको उनके किसी के थ्रू इसको खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हमारी कॉरपोरेशन जो है ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि हम ये रेडियो पाकिस्तान है, ये स्टील मिल है, ये PIA, इनको तो जो बेल आउट पैकेज देते हैं हर मंथ, लेकिन यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को कोई पैकेज नहीं देते हैं, और आज तक इन्होंने कोई पैकेज नहीं हमें दिया, ना हमने लिया है। 20 साल बाद इस अदारे में मेरा इलेक्शन हुआ है। 20 साल बाद जब मैं CBA हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेके आज तक हमने रिकॉर्ड सेल्स जो है ना वो हमने की हैं। लेकिन जो असल मसला तो वही आता है ना कि अगर हमारे पास जो गवर्नमेंट ने हमारा पैसा देना है, तो गवर्नमेंट हमें पैसा दे दे, हम अपने वेंडर्स को पैसा दे दे, और वो हम परचेजिंग करके हम जो है ना अच्छी सेल कर सकते हैं। जी ठीक है ना जी। CBA ने तो बहुत शुक्रिया अनवर वकार चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन सवाल यह है कि अनवर वकार चौधरी साहब ने जो इल्ज़ाम आयद किया है मुशीर सनअत व पैदावार अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब पे कि वो किसी के थ्रू यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को खरीदना चाहते हैं। लाहौर से अनवर सुमरा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सुमरा साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, पंजाब हुकूमत की जानिब से मौजूदा माली साल के लिए 340 से 345 अरब रुपए का बजट सामने लाने का फैसला किया गया है। खदोखाल क्या है इस बजट के? अब जो मौजूदा हुकूमत है पंजाब की, इसको एक तो विरासत में जो है मालियाती खसारा मिला है, वो तकरीबन 60 अरब रुपया नेगेटिव में पंजाब का जो रिसोर्स था वो था। इसके अलावा जो है नई हुकूमत ने अब फैसला किया है वो 345 अरब रुपए का तरक्याती बजट पेश किया जाएगा, जिसमें उन्होंने सेहत के लिए, तालीम के लिए, इसके अलावा ज़राअत के लिए और जो है साफ़ पानी के लिए फ़ंड ज़्यादा मुख्तस किए हैं। इसके अलावा एक फ़ैसला ये भी किया गया है कि पिछली हुकूमत के जो तरक्याती काम शुरू किए थे और उनमें 90% जो मुकम्मल हो चुके हैं उनकी एवेल्यूएशन की जाए, और जो जारी तरक्याती काम हैं उनकी स्कीमों को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि इस हवाले से अदालत का भी हुक्म है। माजी की हुकूमत जो है वो तरक्याती फ़ंड जो है वो बहुत बड़ा वॉल्यूम का रख लेते थे, यानी कि पिछले साल का माली साल 2017-18 में 635 अरब रुपए का ADP जो है पंजाब हुकूमत ने पेश किया और कहा ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा ADP है। 9,500 तरक्याती स्कीमें जो हैं इससे मुकम्मल होनी थी, लेकिन अलमिया ये था कि ये 9,500 स्कीमों में तकरीबन 4,000 स्कीमें गैर मंजूर शुदा थी, अनअप्रूव्ड थी, किसी भी फोरम ने उनको अप्रूव नहीं किया हुआ था। लिहाजा जो इस साल में इन स्कीमों के लिए वज़ीर आला पंजाब से डायरेक्टिव जारी करवाए जाने थे, और उन डायरेक्टिव के ज़रिए ज़ाहिर है वो MPAs और मिनिस्टर्स के कहने पर जारी होने थे, तो वो एक लाइजोन जो है चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की इन्वॉल्वमेंट जो है या उसकी जो सुपरमेसी है वो कायम रहनी थी। मौजूदा हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तरक्याती बजट का वॉल्यूम उतना रखा जाए,
जो आवाम की फलाह के लिए सारा यूज़ भी हो सके और जो वसाइल भी दस्तयाब हों। अब इस तरक्याती बजट में ये भी कहा गया कि ये तरक्याती बजट जो है ये आवाम की फलाह के लिए होगा। माजी में जो जिस तरह तरक्याती बजट ठेकेदारों की फलाह के लिए होता था, अब ये तरक्याती बजट नहीं होगा। अब इसको रिव्यू बजट कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हम अगले साल, अगले मालियाती साल में अपना बजट पेश करेंगे, उसमें प्रायोरिटीज़ फिक्स करेंगे। लेकिन क्योंकि अब ये कंटिन्यू कर रहे थे, 3 माह गुजर चुके थे, 9 माह के या 8 माह का हमने बजट पेश करना है, इसलिए जो पुरानी तरक्याती स्कीमें हैं उनके लिए फ़ंड रखे जा रहे हैं। नई तरक्याती स्कीमें जो हैं इनमें बहुत कम शामिल की जा रही हैं। इसके बावजूद तालीम के लिए 53 अरब रुपए के करीब रखा जा रहा है। साफ़ पानी के फ्राहमी के लिए तकरीबन 55 अरब रुपए का रखा जा रहा है। एक और काम जो इसमें किया जा रहा है वो बहुत अहम है। पिछले 10 साल में जिस तरह NFC होता था जिसमें सूबों में महासिल की तकसीम होती थी, इसी तरह PFC था, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, वो पिछले 10 साल में एक्टिवेट ही नहीं रहा। वो जो 10 साल पहले 2008 में था उसको कंटिन्यू किया गया था। अब ये हुकूमत ने फैसला किया है कि PFC को रिवाइज़ किया जाएगा। उसमें जितने रिसोर्सेज मुकामी हुकूमतों को जाएंगे उनमें 1/3 उनको डायरेक्टली तरक्याती कामों के लिए दे दिए जाएंगे, जो कि माजी में नहीं दिए गए। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया है कि इस बजट में प्रायोरिटीज़ को फिक्स किया जाएगा। जो मनसूबाजात पिछले बहुत ज़रूरी हैं और जिनमें काम बहुत ज़्यादा हो गया है वो तो रखे जाएंगे, लेकिन नई तरक्याती स्कीमों पर अभी तक क्योंकि काम इतना नहीं हुआ, गवर्नमेंट नहीं बनी है, वो किसी भी फॉरम से अप्रूव नहीं हुई, लिहाजा कम अज़ कम जो है नई तरक्याती स्कीमें जो हैं वो इसमें शामिल की जा रही हैं, जबकि पुरानी जो स्कीमें हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा। और ये प्रायोरिटी फिक्स की गई है कि अवामी फलाह के जो मनसूबाजात हैं। ज़रा बताइएगा कि तालीम के लिए 53 अरब हैं, सेहत के लिए 51 रुपये। गुज़श्ता हुकूमत का जो बजट था उसके मुकाबले में सेहत और तालीम के बजट में कितना इजाफा किया तजवीज़ किया गया है, और उसके साथ साथ साफ पानी की फ्राहमी के लिए भी 55 अरब रुपये मुख्तस करने का फैसला किया गया है। ये 55 अरब रुपये किस तरीके से खर्च होंगे? क्या उन्हीं साफ पानी के लिए कायम कंपनियों के जरिए ही रकम खर्च होगी, या कोई पंजाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पंजाब के अंदर पंजाब हुकूमत का कोई नया प्लान है ये रकम खर्च करने का साफ पानी के मनसूबों पर? जी भट्टी साहब, बात यह है कि जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसने कंपनीज़ बनाई थी जिनके ज़रिए एग्जीक्यूट किया जा रहा था बजट को, और इसके हवाले से बजट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी पूरा करे। नई हुकूमत एक नई पॉलिसी पे आ रही है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मनसूबाजात लेकर आ रही है। उसके ज़रिए तालीम, सेहत और ये पीने के साफ़ पानी, ज़राअत, इसके अलावा जो एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर के लिए भी 8 अरब रुपये रखे जाने का जो है मंजूरी दी गई है। इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया जाएगा, और ये नया मॉडल जो है पंजाब हुकूमत इसको अडॉप्ट करेगी, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत में प्रोजेक्ट बनाए गए थे, उन प्रोजेक्ट के ज़रिए बजट को जो है इस्तेमाल किया गया था। पिछली हुकूमत ने 56 कंपनीज़ बनाई थी, लेकिन वो कंपनी शुतरे बेमुहार अखराजात करती रहीं, उनमें करप्शन जो है 200-250 अरब रुपए की करप्शन जो है वो सामने आई, तो वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना। अब नई हुकूमत जो है वो नई पॉलिसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस पर आएगी, और ये इस पर काम हो रहा है और इसको फाइन ट्यून किया जा रहा है, जिसके लिए ये तरक्याती बजट जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि माजी में जो है तरक्याती बजट का हुजम बहुत ज़्यादा होता था, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी की इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी, बाद में रिवाइज़ किया जाता था। अब ये जो बजट है ये हकीकत पर और फैक्ट पर बेस करके, जो फिगर्स हैं, जो वसाइल आने हैं, उन पर बेस करके बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो इंडिजिनस रिसोर्सेज से पंजाब हुकूमत पैसे इकट्ठे करती थी, जिनमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, उनको भी रैशनल टारगेट दिए जा रहे हैं। वो ये नहीं है माजी की तरह कि टारगेट बहुत ज़्यादा दे दिया जाए, फिर टैक्सेशन में वो कलेक्शन नहीं होती थी, जिसकी वजह से तरक्याती बजट को कट लगाना पड़ता था। ठीक, बहुत शुक्रिया सुब्रा साहब, आप लाहौर से हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। और अब जो पंजाब हुकूमत की जानिब से मौजूदा माली साल के लिए एक और बजट सामने लाने का फैसला किया गया है, और उससे मुतालिक आप बता रहे थे। होती साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। साल 2013 से लेकर साल 2018 तक, इन 5 सालों में कितनी सरमायाकारी हुई, कितना पैसा पाकिस्तान में आया, किस शोबे में आया, किस मद में आया? ये टोटल जो है 12 अरब डॉलर है। अब 12 अरब डॉलर अगर 5-6 साल में आए, और पाकिस्तान की इकोनॉमी एक्सपेंड भी कर रही थी, फिर भी 12 अरब डॉलर है। इस दौरान CPEC भी हो रहा था, फिर भी 12 अरब डॉलर आए। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ 2007 में 8 अरब डॉलर आए थे, सिर्फ एक साल में, और अब पूरे 5 साल में 12 अरब डॉलर। मतलब कम से कम 20 अरब डॉलर तो 25 अरब डॉलर तो आने चाहिए थे। देखें, कल
ये कंफर्म हो गया कि 7.1 अरब डॉलर जो है वो हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा, और अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो 9-10 अरब डॉलर हमें IMF दे देगा। इस तरह क्या होगा कि 15, 16, 17 अरब डॉलर हम लेकर अपने रिजर्व्स को तो बना लेंगे, लेकिन जब पैसा वापस करेंगे भट्टी साहब, उसके लिए तो हमें सरमायाकारी की भी जरूरत है और एक्सपोर्ट की भी जरूरत है। एग्जैक्टली। तो सरमायाकारी का अगर ये हाल है तो फिर हम वापस कैसे करेंगे वो पैसा? यानी देखें अभी जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो क्यों है, बावजूद इसके कि CPEC में सरमायाकारी हुई, बावजूद इसके कि बिजली में सरमायाकारी हुई, लेकिन जो बिजली और CPEC के ऊपर सरमायाकारी होनी थी, इंडस्ट्री में, ट्रेड में और बैंकिंग में और ज़राअत में, माइनिंग में, डेयरी में और लाइफ स्टॉक में, वो तो नहीं हुई। अब अगर ये नहीं होती तो इसका मतलब क्या है कि हम जब 3 साल गुजर जाएंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF के, तो उसके बाद हम कहां खड़े होंगे? उसके बाद हम दिवालिया तो टोटल निकल जाएगा अगर हम पैसे वापस ना कर सके। दोबारा कशकोल लेके खड़े होंगे? नहीं, फिर तो कशकोल भी कोई नहीं मानेगा ना। आपका कशकोल को देखकर लोग मुंह फेरा करेंगे। अभी तो फिर भी उन्होंने कोई रहमत या कोई ऐसी चीज हो गई अल्लाह की तरफ से। अब ये देखिए सूरत हाल कि 3 अरब डॉलर आए हैं सीधा सीधा बिजली, गैस वगैरह में, और 3 अरब डॉलर जो हैं वो आए हैं आपके CPEC में, लग गए हैं। अब ये जो है चीन और बर्तानिया से आपके पास 6.5 अरब डॉलर आए हैं। बाकी कहाँ गए? बाकी मुल्कों ने कितना दिया है? बहुत कम, 1.5-2 अरब डॉलर। अब वो जो 1.5-2 अरब डॉलर है वो चला गया बैंकों में, बैंकों में गया और उधर हुकूमत भूखी बैठी थी, उसने ले लिया और मार्कअप उनका बढ़ा के ले लिया। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी बैंकों में 1.6 अरब डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी नहीं हुई। उसकी क्या वजह है? क्योंकि सरमायाकारी बेसिकली रियासत के तो नहीं होती बैंकों में, वो तो होती है कारोबार के लिए। कारोबार आपका एक्सपेंड नहीं किया, लिहाजा आपका बैंकिंग सिस्टम भी नहीं चढ़ सका। उसके बाद क्या हुआ कि जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है उसमें 1.3 बिलियन डॉलर आई बाहर से, तो और वो भी आई साझेदारी में, यानी कि जो मुकामी हैं लोग, यहाँ नई कंपनियां तो बनी नहीं, जो मुकामी हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने कारोबार बढ़ाया। फिर एक बेवरेजेस में 1.3 बिलियन डॉलर के खुराक में आई। खुराक में मल्टीनेशनल आपको पता है, का नाम नहीं लेते हम कंपनियों के, खुराक और पानी और ये और वो, जिसपे सुप्रीम कोर्ट में सवालात भी उठाए जा रहे हैं, उसमें पैसे आए। यही सारे एक्सपेंशन हुई है, यही सारी सरमायाकारी हुई है। और असल सेक्टर जो दो हमारे हैं, केमिकल्स और टेक्सटाइल्स, यहां पे भट्टी साहब केमिकल और टेक्सटाइल में हमारे पास सरमायाकारी नहीं हुई। केमिकल, मशीनरी, टेक्सटाइल, ये हमारे तीनों वो है ना, हमारे इंजन ऑफ ग्रोथ है। उसके अलावा उसकी फ्रिंजेस पे हमारे माइनिंग है, ज़राअत है, डेयरी है, लाइफ स्टॉक है। इधर होना था ना, इंडस्ट्री और ट्रेड और एग्रीकल्चर, माइनिंग, लाइफ स्टॉक, डेयरी, उसमें कोई सरमायाकारी नहीं आई। अब जब नहीं आई तो हम कैसे बिल्ड करेंगे एक्सपोर्ट को? जब हम एक्सपोर्ट को बिल्ड नहीं करेंगे तो ये जो पैसा है 9 और 7 16 या 17 अरब डॉलर जो IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक से हम ले रहे हैं, ये हम वापस किस तरह करेंगे? इसके लिए अभी से प्लानिंग होनी चाहिए। वो कह रहे थे इमरान खान साहब कि मैं लोगों को कहूंगा कि डैम में भी डॉलर डालो और पाकिस्तान में सरमायाकारी भी करो। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा मसला ये पैसे लेना था, इतने दिनों में यही एक टास्क था। अब तक आपको कोई खद्दोखाल नजर आए कि उस सरमायाकारी के लिए क्या होगा? बिल्कुल नहीं। भट्टी साहब आप मुझे मेरी हेल्प करें, बताएं इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं हो रहा ये? वो सब वजह ये कि गवर्नमेंट अभी तक खुद एक कन्फ्यूजन के है कि उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। पहली बात तो कर वाजे हो गई कि अल्टीमेटली हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। दूसरा मामला, हमने मई 2018 में प्रोग्राम एक स्टोरी की थी डॉक्यूमेंट्स के साथ कि पाकिस्तानी बैंकों ने अब मजीद कर्ज देने से गवर्नमेंट को इनकार कर दिया, स्पेशली पावर सेक्टर के लिए। गुज़श्ता रोज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि अब बैंक मजीद कर्ज देने को तैयार नहीं है, चूंकि अब मैक्सिमम उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां पर आके बैंक भी आपकी माली पोजीशन के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आप ये रकम वापस नहीं कर पाएंगे। दूसरी जानिब ADB का है, IMF का है, आप ये सारा कर भी लें फिर भी आपके लिए मुश्किल सूरत हाल है उस वक्त तक जब आप अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाते। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो आपने गवर्नमेंट ने आवाम के साथ कमिटमेंट की हुई है
कि हम कारोबार को सहल करने जो उसके तरीक़ेकार हैं सहल बना रहे हैं, उसके अंदर शफाफियत लाएगी, रुकावटें खत्म होंगी, FBR एक बड़ा एक फैसिलिटेशन का रोल प्ले करेगा, लेकिन अमली तौर के ऊपर ग्राउंड के ऊपर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? मैंने अभी अर्ज किया कि सिर्फ 2007 में 8 अरब डॉलर आए थे। उसके बाद हुआ क्या था पता है? उसके बाद यह हुआ था कि पाकिस्तान से रिपोर्ट्स गई, उन्होंने कहा कि जनाब यहां तो जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वही इतना कमजोर है, यहाँ तो खरीदार भी नहीं है, यहाँ तो महकमे आपकी सपोर्ट ही नहीं करते। ये रिपोर्टिंग जब गई वो पाकिस्तान का बूम ईयर था, मुशर्रफ के दौर का 2007 वो बूम ईयर था। उसके पहले उसके बाद एक साल में 8 अरब डॉलर कभी नहीं आए और उसके बाद कभी भी नहीं आए, और अब हम 1-1 अरब डॉलर को ठीक होती सब। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब लौट कर आते हैं दीगर मामलात पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इंतहाई अहम मामला, इससे पहले भी हमने अपने प्रोग्राम में ये मामला उठाया था। शिपिंग कंपनियों की जानिब से एक माफिया का रूप धार लिया गया है और पाकिस्तानी इंपोर्टर्स से खिलाफ कानून इजाफी वसूलियाँ की जाती हैं। भट्टी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा ये कैसे मुमकिन है कि इन द मिडल ऑफ द डील आप अपने चार्जेस भी बढ़ा देते हैं और आप एक तरह से लोगों का माल गिरवी रख के, जिसके आप जामिन होते हैं, आप लोगों से ज़्यादा पैसे वसूल कर रहे होते हैं? असल यकीनी तौर के ऊपर ये किसी सूरत ना तो इसकी कोई खिलाकी तौर के ऊपर इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है और ना ही कानूनी तौर के ऊपर। और कानून इस सिलसिले के अंदर बिल्कुल वाजे है, जो कि कस्टम्स एक्ट 1969 की सेक्शन 14A है और उसके साथ जो SRO 1220/2015 में जारी हुआ, उसके अंदर तमाम शराइत व ज़वाबित तय कर दी गई हैं। किसी जगह के ऊपर कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कहीं क्लैरिटी नहीं है। मामला क्या है? दो टोक अंदाज में कहा गया कि अगर कोई भी पाकिस्तानी इंपोर्टर्स या कोई भी इंपोर्टर जब किसी मुल्क से कोई चीज़ इंपोर्ट करता है पाकिस्तान, और उसके बाद वहाँ पर चीन है, जापान है, अमेरिका, किसी भी मुल्क से जब आपने सामान को पाकिस्तान लेके आना है, आपका एक उस शिपिंग कंपनी के साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट हो जाता है। उस रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर जो आपके चार्जेस हैं, जो सब कुछ है, तमाम तफसीलात उसके अंदर दर्ज कर दी जाती हैं। उसके बाद आप इजाफी कोई रकम मुतालबा नहीं कर सकते। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो जैसे ही वो सामान पाकिस्तान पहुंचते हैं मुतलका कंपनी के जरिए, उसके बाद कस्टम एक्ट से उसके 1969 के सेक्शन 40A और SO 1220 इफेक्टिव हो जाता है। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर कस्टम्स की जानिब से कोई सामान उन्होंने चेकिंग करना है, रुकवाना है, उन्होंने होल्ड कर लिया वहाँ पर, तो कस्टम्स की जानिब से एक डिले एंड डिटेंशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अगर वो डिले एंड डिटेंशन सर्टिफिकेट जारी हो गया एक शख्स को, उसके पास मौजूद है, तो उसके बाद शिपिंग लाइन्स या कोई भी वहाँ पर जहाँ पर सामान मौजूद है, वो मुतलका कंपनी उस इंपोर्टर से मजीद इजाफी चार्जेस वसूल करने की, मुतालबा करने की भी उसके ऊपर कोई उसके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन यहाँ तो जबरी वसूली की जाती है। उसके बाद वहाँ से खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून इंपोर्टर से वसूलियों का सिलसिला शुरू किया जाता है सर्टिफिकेट के बावजूद, और हज़ारों डॉलर इजाफी ले जाते हैं। और इसी नैब की दरखास्त के अंदर एक वर्किंग पेश की गई है। अब चेयरमैन नैब इसको आई होप कि उसकी जल्द इंक्वायरी की जब मंजूरी देंगे तो पता चलेगा ये इस कंपनियों के पीछे बहुत बड़ा एक लोग मुख्तलिफ और कंपनीज का इनके साथ गठजोड़ भी साबित हो सकता है। उस दरखास्त के अंदर ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि इनकी जो अपनी आमदन है, जो लीगली एज पर एग्रीमेंट ये शिपिंग लाइन्स ये जो वसूली करती हैं, चार्जेस वसूल करती हैं, जो इस वक्त इनकी मजमूई आमदन है वो इसका 30% है, जबकि 70% वो खिलाफ कानून जो खिलाफ ज़ाब्ता वसूली करती हैं वो इसका हिस्सा है। तो उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अब देखते हैं कि नैब इस मामले को किस तरीके के साथ आगे लेके चलता है। लेकिन डिटेंशन सर्टिफिकेट दो बातों पे जाहिर होता है। एक कि अगर प्रिवेंटिव को रिपोर्ट कर दे कि इसमें कोई गलत माल आया, प्रिवेंटिव की रिपोर्ट पर, क्योंकि प्रिवेंटिव एंटी स्मगलिंग है ना। दूसरा कि ये जो वैल्यूएशन देखनी है कि ये माल नया है या इसकी मार्केट के रेट का भी नहीं पता, सिर्फ ये दो वजूहात हैं, उसकी वजह से ये डिटेंशन सर्टिफिकेट जारी होता है। जब ये जारी होता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्रिवेंटिव की रिपोर्ट पे हुआ है तो भी इनसे चार्जेस ज्यादा नहीं होने चाहिए। Exactly. अगर डिटेंशन सर्टिफिकेट मिला है इस वजह से कि भाई आपके माल का भी हमें पता नहीं है कि इस पे कितने पैसे चार्ज होने चाहिए, तो भी उसको ज्यादा पैसे नहीं देने चाहिए। अब ये ज्यादा पैसे देने का जो मामला है, आपने इसकी बताई थी कि वो स्टेप बाय स्टेप गए हैं, तो सबसे पहले वो कस्टम कोर्ट नहीं गए थे? नहीं, वो सब जाएंगे। सबसे पहले कस्टम प्रिवेंटिव ने अपना रोल प्ले करना है। जब तक वो चीज़ को स्टैब्लिश नहीं करेंगे बात आगे नहीं जाएगी। उनको CPR CRPC के तहत
पुलिस स्टेशन से रुजू करना पड़ा कि इनके खिलाफ इस जो एक रिटर्न एग्रीमेंट है उसके आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ फौजदारी FIR के इंदराज के बाद फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा मामला है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस मामले को टेकअप किया था। उनके सदर ने बड़े भरपूर तरीके से इस मामले की मुखालफत की थी। उन्होंने कहा था कि यहां पर इन कंपनियों को जो गठजोड़ है उसको तोड़ने की जरूरत है। इस सारे मामले के खिलाफ एक कानून साजी होनी चाहिए, रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। अब नए चेयरमैन आ चुके हैं, उन्हें चाहिए अगर आपने इकदाम ना रोका, कौमी खजाने को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है, ड्यूटीज की वसूली में तखीर होती है, और उसके बाद आप ऐसे लोगों को स्मगलिंग के ऊपर मजबूर कर रहे हैं कि जब उनको अपनी अशिया, इंपोर्टेड अशिया के ऊपर नुकसान का सामना करना पड़ेगा तो उन्हें अपने खसारे को पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे? मिस डिक्लेरेशन वो करेंगे, स्मगलिंग के ऊपर जाने का गौर वो करेंगे, तो अल्टीमेटली कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचेगा। और नैब को दी गई शिकायत के अंदर एक एनालिसिस ये भी दिया गया है कि हम सालाना जो कलेक्शन करते हैं रेवेन्यू की 610 रुपए है जो कस्टम करता है, इसको हम डबल कर सकते हैं अगर हम इस प्रैक्टिस को रोक लें। जो शिपिंग मिनिस्टर होता है उसका बुनियादी काम यह होता है कि अगर PICT अपने पैसे बढ़ाने के लिए अगर कोई गैर कानूनी इकदाम कर रही है तो सबसे पहले तो उसको हैंडल करना होता है। तो उसने क्या किया अब तक? सब खामोश है। यही सबसे बड़ा अलमिया है, सब खामोश है। ना कस्टम अपना रोल प्ले कर रहा है, ना ही दूसरी को रेगुलेटरी अथॉरिटी। एक तो चेयरमैन FIR उसको मामले को देखना चाहिए, मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इसका सोल्यूशन होना चाहिए। कस्टम एक्ट के सेक्शन 99 के सेक्शन 40A की मुसलसल जो खिलाफ वर्जी हो जिसको रोकना चाहिए। और इंपॉर्टेंट यह है कि जो माजी के अंदर जो कुछ हुआ है, जो इजाफी वसूलियां अरबों रुपए की जा चुकी हैं, उस मामले का चेयरमैन नैब को नोटिस जरूर लेना चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, 1960 आपने कस्टम एक्ट का तस्करा किया, सेक्शन 14A। अब ये गठजोड़ की आप बात कर रहे हैं, प्रिवेंटिव का आपने तस्करा किया, तो बैकअप तो कहीं नहीं महकमे की तरफ से भी तो है ना, कस्टम्स के लोग भी तो कहीं ना कहीं इसकी पुष्टपनाई कर रहे हैं, वरना ये तो डायरेक्टली इंप्लीमेंट करे और ये कहानी खत्म हो जाती है। यकीनी तौर के ऊपर पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक उनकी पुष्टपनाही न हो, उनकी सपोर्ट हासिल न हो। देखिए बड़ा सिंपल सा है, वो कानून क्या कहता है, अगर आपने इस किस्म की खिलाफ वर्जी की तो क्या करना है कस्टम प्रिवेंटिव ने? कस्टम प्रिवेंटिव ने सबूत हासिल करने के बाद डायरेक्टली और कुछ नहीं करना, उन शिपिंग लाइंस का लाइसेंस मनसूख कर देना है। उनके लाइसेंस मनसूख होने का मकसद है कि वो जो किसी भी मुल्क से जो पाकिस्तानी इंपोर्टर्स अपना माल बुक किया है वो पाकिस्तान के हदूद में नहीं ला सकते। तो जब उन कंपनियों को इस बात का खतरा होगा कि हमारा लाइसेंस मनसूख हो सकता है, पाकिस्तान से जो हमें अरबों रुपए का बिजनेस मिल रहा है वो बंद हो सकता है और कस्टम प्रिवेंटिव वाले हमें स्पेयर नहीं करेंगे, तो यकीनी तौर के ऊपर इस खिलाफ वर्जी का सिलसिला वो खत्म कर देंगे। पाकिस्तान में रीत है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपने किसी के पैसे देने हैं तो उसको पोस्ट डेटेड चेक दे दिया जाए, और पोस्ट डेटेड चेक्स में से भी अक्सर बाउंस हो जाते हैं। अब कुछ कानून में होती साहब तब्दीली लाई जा रही है, और ये क्या तजावीज़ दी गई हैं कि किस हद तक सज़ा कितनी बढ़ाई जाए और तरीक़ाकार मज़ीद क्या अपनाया जाए? अब तो बिल आ गया, तजवीज़ नहीं है, तजवीज़ दी गई, उस पर कोई 1.5 साल काम होता रहा। भट्टी साहब अब इस क्राइम की तरफ जरा तवज्जो फरमाइए कि पाकिस्तान में हर काम हो रहा है और कोई किसी तवज्जो नहीं दे रहा था। अब बिल बन गया, लेकिन मैं बिल में सुकम भी बताऊंगा कि इस बिल में क्या सुकम है। देखें, आपको किसी ने चेक दिया, चेक 2 किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जो कारोबारी होते हैं 5 लाख से ज़्यादा, दूसरे वो चेक होते हैं जो 5 लाख से कम होते हैं। अब जो 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा हैं वो 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, उनके दरमियान है ये। वो एक दूसरे के खिलाफ कानूनी चाराजोई अगर चेक बाउंस हो जाए तो तेजी से कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए भी और जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए भी एक ही कानून था। वो कानून क्या था कि आपने वो चेक लेके जाना है और आपने बैंक से ये सर्टिफिकेट लेना है पहले कि ये चेक बाउंस हुआ है। स्लिप लगवानी है। स्लिप लगवा कर आपने थाने जाना है। आप थाने जाएंगे तो थानेदार पहले तो आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा। वो कहेगा कि वो जो बंदा है हमारा वो बाहर गया हुआ है या ड्यूटी पे है फलां जगह, वो आएगा तो आप आ जाइए। 3-4 चक्कर लगाने के बाद अगर वो बंदा आपको मिल भी जाए तो वो कहता है हाँ ये क्या है, ये चेक है, ये बाउंस हुआ है, ठीक है, लेकिन ये तो इस तरह करें कि वो जो बैंक है वो तो उस थाने के पे आता है, आप उधर जाएं। उसके बाद आप उधर जाते हैं, फिर वहां 2-4 दिन बंदा नहीं मिलता। अब आप सुनिए कि लोगों की तकलीफें क्या हैं। जब आप वहां चले जाते हैं तो वो कहता है कि अच्छा वो मिल जाए बंदा, तो कहता है कि अच्छा ये तो आपने क्या किया है, ये तो तरीका ही गलत है, आप इसके दोबारा वहां से सही मोहर लगवा के लाएं, ये लगाएं वो लगाएं।
जब आप सब कुछ कर लेते हैं तो थानेदार कहता है अच्छा इसके साथ एक एप्लीकेशन लिखें। जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो वो कहते हैं नहीं ये उसूल के मुताबिक नहीं, जाके कचहरी से लिखवाएं। कचहरी से लिखवा के लाते हैं आप, तो आप उसको एप्लीकेशन जब दे देते हैं तो आप बार बार चक्कर लगाते हैं कि जनाब मेरा क्या हुआ, मेरा क्या हुआ। लोगों को पता है कि ये तो मामला इस तरह है, तो लोग धड़ाधड़ बाउंस होने वाले चेक देते हैं। आपके उसमें डिपॉजिट में पैसे हैं नहीं, आप चेक दिए जा रहे हैं। अगर ये आम लोग करें तो उनके पैसे तो थोड़े होते हैं, लेकिन कारोबारी लोग अगर करें, और कारोबारी दूसरा भी कारोबारी है, उसको पेमेंट करनी है, उससे कुछ आपने चीज़ खरीदी है, उस पे क्या होता है कि उनके पैसे स्टक हो जाते हैं। आप बहुत स्टोरियां खुद भी करते हैं कि हुकूमत भी पैसे स्टक कर लेती है, यानी रिफंड नहीं देती। ये रिफंड से भी बड़ा मामला है। रिफंड का तो आपको पता है ना कि मैंने ये अब अल्लाह के वास्ते बस दे दिया है और मुझे ये मिलेगा नहीं। ये तो रोजाना के कारोबार का मामला है, आपको पैसे ना मिले तो आपकी तो दुकान ठप। तो इसके लिए कानून साजी का कि भाई क्या करें। कानून साजी जब हुई तो उस पर दो सवाल उठे। एक सवाल ये उठा कि जनाब जेलों में लोग पड़े रहते हैं, और अगर 15 लाख रुपए किसी ने या 20 लाख रुपए किसी ने देने हैं तो अगर वो जेल पहुंचा भी दिया जाए तो वो फिर भी पैसे नहीं देता। अब क्या किया जाए, क्योंकि वो कहता है कि भाई मेरे पैसे मेरे कारोबार में लगे हुए हैं, मेरे बेटे या मेरे भाई या मेरे नौकर कारोबार चला रहे हैं, मैं जेल में पड़ा हूं, आराम से कुछ दिन आराम करूंगा, फिर जमानत करवा लूंगा। अब ये पैसे उसको मिलते नहीं, जिसको बाउंस चेक मिला था उसको नहीं मिलते। दूसरा मामला क्या था, दूसरा मामला यह था कि अगर चेक पहली दफा दिया गया है और गलती से दिया गया है तो फिर तो चलो सजा थोड़ी होनी चाहिए, लेकिन वो सजा भी 6 महीने नहीं होनी चाहिए, 5 साल होनी चाहिए। एग्जैक्टली एक फैसला ये हो गया। दूसरा, अगर दूसरी बार दिया गया है या पता चले कि ये जानबूझ कर दिया गया है, इस बंदे की वर्थ है कि इसके पास पैसे हों, इसका बैंकिंग लाइन के साथ टेलीफोन का राब्ता मौजूद है, ये मैनेजर से पता कर सकता है कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं, या उस डेट को ये पैसे मेरे पास रिकॉर्ड डिपॉजिट में होंगे या नहीं, फिर जानबूझ कर दिया गया तो 10 साल। अब 10 साल की सजा, लेकिन सुकम क्या रह गया? सुकम यही है कि आपको तो जाना है थाने। अब थाने का मसला हल नहीं किया इन्होंने ये किया है जो कि सबसे बड़ा मसला है, जो कि सबसे बड़ा मसला है। अब देखें, थाने गए आप, थाने से आपका मामला मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। मजिस्ट्रेट जो है वो मजाज है 5 साल सजा देने का, उसके बाद आपने सेशन जज जाना है। अब ये जो 3 टियर हैं, थाना, मजिस्ट्रेट और सेशन जज, अब इसमें लगता है वकील, अब इसमें पैसे लगते हैं, तो वो कितना % है जो वकील को आपको देना है? यानी वकील ने पैसे लेने ना जी, तो अगर आपका 20 लाख रुपए है और वकील मांगता है 2 लाख रुपए, तो वो जो 2 लाख रुपए वो मांग रहा है तो 20% तो वो ले गया। अब जो 20% वकील को देने हैं तो मसला तो फिर भी हल नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ कानून साजों की जो अंडरस्टैंडिंग है मनी मैटर्स के बारे में वो बहुत वीक नजर आई। बिल आ गया है, अब पास हो गया है, अब सेनेट में जाएगा। जी 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 मोती साहब, आप क्या कह रहे हैं कि उन्हीं पैसों में वकील की फीस का तनासुब भी तय हो जाना चाहिए? पैसे रिकवर होंगे तो वकील फीस लेगा? नहीं, मैकेनिज्म बदलना चाहिए। मैकेनिज्म ये नहीं होना चाहिए कि ये जो है थाने जाएगा, एप्लीकेशन देगा, फलां जगह जाएगा। नहीं, जिस बैंक में चेक बाउंस हुआ है वो बैंक जिम्मेदार है। वो अगर आपका चेक बाउंस हो जाए ना तो आपकी भी गिरफ्तारी हो सकती है कि आप गलत चेक लेके आए। तो जब आपकी गिरफ्तारी बैंक के कहने पे हो सकती है तो आपका जो मुजरिम है उसको भी तो बैंक को पकड़ना चाहिए। बैंक कैसे जिम्मेदार होगा? बैंक इस तरह जिम्मेदार है कि बैंक के पास लीगल साइड होती है उनकी अपनी, उसके पास ऑलरेडी उसके पास सर्विस है, लीगल सर्विस है, आपके पास नहीं है। यू हैव टू पे एंड यू हैव टू सफर। बैंक अपने लीगल सेक्शन को ये कहे कि ये चेक बाउंस हुआ है, फलां बंदे ने किया है, आप इसको निबेड़ें और फीस उसके पैसों से लें। बिल्कुल सही। और सब इस सारे जो नई कानून साजी की गई इस मामले के अंदर एफआई का क्या रोल है, कोई मेंशन है या नहीं? और दूसरा, बहुत से ऐसे चेक ऐसे भी हैं इंडिविजुअल्स के दरमियान तो चेक बाउंस होने का मामला है ही सही, लेकिन हमने माजी करीब में देखा कि कंपनीज जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों को पोस्ट डेटेड चेक देती हैं वो भी बाउंस होते हैं। रिसेंटली हमने मामला रिपोर्ट किया था पाकिस्तान गैस पोर्ट कंसोर्शियम कंपनी की जानिब से, जिसके 48 करोड़ रुपए के पोस्ट डेटेड चेक बाउंस हो गए थे। तो कंपनीज के दरमियान जब मामला, और स्पेशली सरकारी किसी इदारे को, सरकारी कंपनी को चेक दिया गया और वो बाउंस हो जाए, उसके अंदर सजा का कानूनी कार्रवाई की क्या इसके अंदर प्रोविजन दी गई है? उसमें 2 बातें हैं। उसमें एक ये है कि छोटी रकम को एफआईए हाथ नहीं डालती। आप जाएं, आप फिरते रहें, रुलते रहें। बड़ी रकम हो और रिपोर्ट हो जाए तो एफआईए उस पर हाथ डालती है। एफआईए उस पर हाथ डालती है ये पता करने के लिए कि ये जो पैसे चेक बाउंस हुआ है और ठेकेदार को रकम नहीं मिली या सप्लायर को रकम नहीं मिली,
तो वो कहीं ये तो नहीं है कि ये जो रकम है ये बीच में से उचक ली गई है। FIA ये मालूम करना चाहती है। FIA कोई ठेकेदार की हेल्प के लिए काम नहीं कर रही। FIA ये कर रही है कि भाई उस ब्यूरोक्रेट ने या किसी सियासतदान के कहने पर वो रकम बीच में से उचक तो नहीं ली गई ताकि करप्शन का केस बने। इस मकसद के लिए FIA एक्टिवेट होती है, दूसरे किसी मकसद के लिए एक्टिवेट नहीं होती। ठीक, बहुत ही सब। कराची से हमारे नुमाइंदे अमीन शाह हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करने की हम कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ एक और इंतहाई अहम मामला है और वो ये है कि साबिक चेयरमैन पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च डॉक्टर शहजाद आलम को खिलाफ ज़ाब्ता चेयरमैन तैनात करने की तैयारी कर ली गई है। बटी साहब, ये PTI के दौर में भी रीत नहीं बदलेगी कि आप ज़ाब्तों को, अखलाकियात को, कानून को पीछे रखते हैं और ज़ाती ताल्लुक़ वाले लोगों को आगे कर लेते हैं और नुकसान इदारों को होता है। बिल्कुल सही फैसल। देखिए, PTI की गवर्नमेंट में सबसे बड़ा जो एक आवाम को एहसास दिलाया गया, यकीन दिलाया गया है कि जो कोई खिलाफ ज़ाब्ता किसी काम में इन्वॉल्व है या बदउनवानी में इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी एक शख्स को टॉलरेट नहीं किया जाएगा और उसके साथ साथ कानून की पासदारी होगी, तमाम कानून और ज़वाबित के ऊपर अमल दरामद होगा। आज़म स्वाति साहब ने चंद 2 रोज़ कबल उन्होंने कलमदान संभाल ली है वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी का। उनको हम देखते रहे गुज़श्ते स्पेशली 5 सालों के दौरान कि बड़े वो हार्ड वर्किंग करते हैं। सेनेट की लाइब्रेरी में पाए जाएंगे, मुख्तलिफ बिल पेश करने के हवाले से मामला हो और मुख्तलिफ शोबों के अंदर बेहतरी का हवाला हो, तो उन्होंने बड़ी तनदही के साथ काम किए। तो जब ये पता चला कि वो 4 संभालने आ रहे तो हम समझते थे कि, और उम्मीद है अभी भी, कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे के अंदर बेहतरी लाने के लिए कलीदी किरदार अदा करेंगे। बहुत सी तवक्कुआत हमें उनसे वाबस्ता हैं, जो कि वो बहुत कीन और बहुत डीपली जाके काम करते हैं और उनकी भी शोहरत यही है कि वो कोई गलत काम बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन अब उनको कन्विंस किया गया, गाइड किया गया, जिससे हमें सोर्स से हमें खबर मिली कि चेयरमैन पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च PCSIR इंतहाई अहमियत का हामिल ये इदारा है। उसके चेयरमैन 16 सितंबर 2018 को अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद वापस अपने ओहदे पर जा चुके हैं, जिनका नाम डॉक्टर शहजाद आलम साहब है। अब उनको दोबारा, अच्छा, इस अरसे के दौरान जब वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके थे, एडवर्टीजमेंट हो चुकी है मुस्तकिल चेयरमैन की तैनाती के लिए। लेकिन अभी चूंकि वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ, एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट होना है, उसके लिए लाजिम है कि आप क़वायद व ज़वाबित को मद्देनजर रखते हुए अपॉइंट करें, क्योंकि डॉक्टर शहजाद साहब ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं। ग्रेड 20 के ऑफिसर को आप चेयरमैन के ओहदे के ऊपर अपॉइंट नहीं कर सकते। एक जानिब तो ये मामला था, हमने आज़म स्वाति साहब को मैसेज भी किया, कुछ इनसे मुतल्लिक मजीद सवालात थे, उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। लेकिन दूसरी जानिब कुछ PCSIR होती साहब, जिसकी इंतहाई अहमियत क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मिनरल वाटर के इशूज़ उठाए, दीगर मुख्तलिफ अशिया के अंदर पंजाब फूड अथॉरिटी की हम बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जो अशिया के म्यार के हवाले से और जो स्टैंडर्ड के हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी काम कर रही है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पानी के हवाले से मामला टेकअप किया हुआ है, कहा कि जो कंपनियां मिनरल वाटर क्लेम करती हैं उसमें मिनरल तक नहीं है, वो टेस्ट करना, उनको लाइसेंस देना, उनको इस बात को रोकना, उनकी खिलाफ वर्जी के ऊपर कार्रवाई करना, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? PCSIR की। PCSIR के डोमेन ये है कि वो मशरूबात तैयार करने वाली कंपनी हो, सॉफ्ट ड्रिंक तैयार करने वाली कंपनी हो या मिनरल वाटर तैयार करने वाली कंपनी हो, ये बाकी मुख्तलिफ शोबों के अंदर स्टैंडर्ड्स के ऊपर इंप्लीमेंट करवाना और उनके खिलाफ जो खिलाफ वर्जी करे कार्रवाई करना बुनियादी जिम्मेदारी है। PCSIR का मुअस्सर रोल प्ले ना होने की वजह से हमें आसपास बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि हिफ्ज़ान सेहत के बरक्स अशिया फरोख्त करनी है, ये क्लेम करती हैं कि इस म्यार की हैं, जो कि उस म्यार के नहीं है, और वो आवाम से ज़्यादा पैसे वसूल करती हैं। एक तो उस मामले को इनके अरसे के दौरान इस मामले को सेटल नहीं किया गया। उसके बाद इनके दौर के अंदर 3 अफसरान को खिलाफ ज़ाब्ता उनके कॉन्ट्रैक्ट में तौसीक़ की गई, जिसके अंदर सैयद सजाद हाशमी साहब में 1,99,000 उनकी माहाना तनख्वाह है, मज़हर अमीन साहब 39,000 के ऊपर और मोहम्मद उमर को 700 यौमे के ऊपर उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किए गए। इनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हो सकते थे, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, इन सब ने घर जाना था दीगर एम्प्लॉयज़ के साथ, लेकिन चेयरमैन साहब की तवज्जो से इन्होंने इनके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया गया। इसके ऊपर इनका हमने मौक़िफ़ भी हासिल किया, वो भी अभी शेयर करते हैं। दूसरा बड़ा मसला ये क्या सामने आया, मसला ये है कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जिसके PCSIR के साथ मामलात बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, PCSIR किसी उसके एक प्रोडक्ट को अगर उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, उसे फीस वसूल करती है, उसके म्यार को चेक कर सकती है, बड़ा क्लीदी, चूंकि उसकी मार्केट के अंदर उसकी प्रोडक्ट्स की भरमार है। उस कंपनी ने डॉक्टर शहजाद आलम साहब को स्विट्जरलैंड का दौरा करवाया, अच्छा, अपने खर्च के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर, और अपनी हेडक्वार्टर की तरफ। जी, अपनी हेडक्वार्टर की तरफ, आप समझ गए एग्जैक्टली। और दौरा भी स्विट्जरलैंड का। अब होती साहब, इस मामले के ऊपर हमने उनसे जब मौक़िफ़ हासिल किया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि यस, मैंने स्विट्जरलैंड का दौरा किया है,
और जिस कंपनी का नाम मैंने उनसे लिया उसी कंपनी के खर्च पर किया है। साथ उन्होंने वजाहत दी कि देखिए सिर्फ मैं नहीं गया था, 3-4 आपके साथ एंकर्स और जर्नलिस्ट भी थे। अच्छा, कि ताकि आप इस मामले को वो ना करें कि वो भी गए। सब जर्नलिस्ट दुनिया भर के अंदर मुनवाती उनको दौरे करवाए जाते हैं, उन्होंने जानना है, लर्न करना है और चीज़ों को रिपोर्ट करना है। जर्नलिस्ट ने उस कंपनी के साथ किसी की सर्टिफिकेशन नहीं करनी, किसी को उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी, उसकी प्रोडक्ट को अप्रूव नहीं करना। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आपने जाना भी है, कोई बहुत बड़ा लर्निंग प्रोसेस है, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखें, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लिखें, उससे परमिशन हासिल करें। अगर वो समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी मालूमाती वहां पर दौरा हो रहा है, कोई रिसर्च की दुनिया के अंदर, कोई एग्जामिनेशन की दुनिया के अंदर एक नया इनकलाब बरपा हुआ है कि चेयरमैन साहब को वहां जाना चाहिए, उनकी इजाजत से जाना चाहिए था। ये बहुत गलत इकदाम था जो जिसकी उन्होंने प्रेसिडेंट सेट की, और उसी कंपनी के साथ बहुत उनकी आप सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट को अप्रूव कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और बहुत शुक्रिया सोहेल इकबाल भट्टी साहब आपका, होती साहब आपका, फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।